गवर्नमेंट ने पहले हमेशा बिजनेसमैन को दुश्मन नहीं समझा है। हाल के हमारे प्रधानमंत्री उनकी सोच है, अगर देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ बिजनेसमैन। रिसेंटली लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ बीकेसी से अंधेरी का मेट्रो का ओपनिंग किया। तो आज बीकेसी से अंधेरी शिप्स जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पर, वो जाने में 20 मिनट लग रहा है। अगर ये मेट्रो 2027-26 तक सारी 320 किलोमीटर के नेटवर्क शुरू हो जाएगी, कोस्टल रोड पूरा हो जाएगा, मुंबई विल बी द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। भारत सरकार से हमको 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है। 1 लाख स्क्वायर फीट का 6 फ्लोर बिल्डिंग अंधेरी शिप्स में तैयार है। बिल्डिंग का नाम है भारत रत्नम। पिछले 5-6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री के हाथ से उनका इनॉग्रेशन हुआ। वहाँ जो नए लड़के लड़कियाँ इस सेक्टर में आना चाहती है, जो सीखना चाहती है, क्राफ्टिंग हो गए, पॉलिशिंग हो गए, ज्वेलरी रिलेटेड जो भी कोर्स सीखना चाहती है, वो सीख रहे हैं वहाँ पर। और वो सबसे खुशी की बात है कि इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि जितने भी वहाँ पर स्किल में काम करने वाले लोग तैयार होते हैं, उनको इमीडिएटली जॉब मिलती है, इमीडिएटली। 26/11 हुआ मुंबई में, पूरा देश हिल गया था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आए हैं। आपने देखा मुंबई में भी एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। तो सड़क के उस पार जो दहशतगर्द बैठे हैं, उनमें एक डर का माहौल है। Welcome to yet another episode of our brand new podcast series. Today we have with us Mr. Kirit Bhansali, who is the Vice Chairperson of Gems and Jewelry Exports Promotion Council. Welcome to our podcast, sir. To begin with, can you give us an overview of what does your Gems and Jewelry Exports Promotion Council, what does it do? GJEPC, Gem and Jewelry Export Promotion Council's head office is in Mumbai. We have 12,000 members. This body is elected by all these 12,000 members across India. And this is a 60 years old organization supported by Industry and Commerce Ministry. We look after the export growing in India as well as we see the domestic markets also grow. Sir, so diamonds के exports का since आपका council exactly ये exports promotion देखता है, क्या situation है इंडस्ट्री की इस टाइम पे? एक्सपोर्ट्स कैसे इम्प्रूव हुए हैं, थोड़ा आप हमें बता सकते हैं? मैं गर्व के साथ बता सकता हूँ ऋचा जी कि इस सेक्टर जब JJPC की स्थापना हुई आज से 60 साल पहले, कुछ 40 मेंबर थे। एसोसिएशन के कुछ 4 सदस्यों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। आज 12,000 से अधिक मेंबर है। मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में, सभी मेट्रोपॉलिटन सिटी में JJPC का दफ्तर है। और ये सेक्टर, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जेम ज्वेलरी सेक्टर में वी आर द वर्ल्ड लीडर। हमारे पास एक भी माइन नहीं है, हम गोल्ड भी उत्पादक कंट्री नहीं है, उसके बावजूद सिर्फ हमारे पास वर्क स्किल है। उसके बदौलत आज हम दुनिया के सबसे नंबर 1 प्लेयर है। इस दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए गवर्नमेंट से हमको जो सपोर्ट मिल रहा है और हमारे लोगों में जो यूनिटी है, उसके फलस्वरूप आज हम वर्ल्ड लीडर हैं और आने वाले सालों में भी हम डेफिनेटली स्थान बरकरार रखेंगे। सर, आपने 2 बातें बताई हमें, एक तो लोगों में जो विश्वास है एंड दूसरा गवर्नमेंट का सपोर्ट। तो मैं दोनों चीज़ों पे आऊँगी। पहले स्टार्ट करते हैं लोगों में जो आपस में भरोसा है। सो आपने हमें बताया कि 40 मेंबर्स से 12,000 हो गए हैं अभी। सो ओवर द इयर्स कैसे ये ग्रोथ आई है? और नंबर 2, क्या विश्वास आप बता रहे हैं लोगों में? What kind of trust do they have? आप अगर 60 साल पहले इस सेक्टर को देखोगे तो बहुत छोटी सी साइज थी। आज $120 बिलियन की इंडस्ट्री है। करंट ईयर का हमारा $32 बिलियन का सिर्फ डायमंड का एक्सपोर्ट है, जेम एंड ज्वेलरी का। लुकिंग एट द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, डेफिनेटली वी आर डाउन बाय 15% दिस ईयर। वी हैव विटनेस $40 बिलियन लास्ट ईयर। सो वी आर डाउन बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन रशिया वॉर सिचुएशन, then slow down in US, slow down in China after COVID. But आहिस्ता आहिस्ता with the support of lab-grown diamond and गवर्नमेंट ने अभी गोल्ड में ड्यूटी रिड्यूस करने के बाद गोल्ड ज्वेलरी का भी दुनिया भर से मांग आ रही है, तो विल मेक दैट फिगर। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट
विल बाउंस बैक एंड आने वाले 1-2 साल में हम जो हमारा 40 बिलियन का लास्ट ईयर का टारगेट है वो बहुत जल्दी संपूर्ण पूरा करेंगे। सर सिंस आपने ये बताया कि ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से a lot of businesses have been impacted and one industry is this. Do you think we have managed the crisis well? वेरी वेल, आई कैन सी यू प्राउडली। वेरी वेल मीन्स आज दुनिया में आप देखोगे तो चाइना इकोनॉमिक वाइज स्पेशली हमारे सेक्टर में तो 60% की गिरावट है जर्मनी सेक्टर में। यूएस भी स्लो है। हमारे इस सेक्टर में डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन करंटली हमने थोड़ा सा हिट सहन किया है, मगर बहुत जल्दी ऊपर पाएंगे, बहुत जल्दी ऊपर पाएंगे। और ये जो लेबरल की मैं बात करूँ, बिकॉज ऑफ द प्राइस फॉल डाउन हमारे एक्सपोर्ट 6% कम दिखा रहे हैं, बट इफ यू विल कंपेयर विद द कैरेट्स इट इज मोर देन टू टाइम्स कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो सर सिंस आपने लैब ग्रोन डायमंड्स की बात की, हम उस पे भी आएंगे। इनफैक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं लैब ग्रोन डायमंड्स पे भी। आप हैड द गवर्नमेंट पुशिंग and lending its full support to this. So we will come to that. Before that, I will want to talk to you about the raw material. Since you mentioned about geopolitical situation, raw material की availability, supply chain, ये सब किस तरीके से like you know how is the entire gem and jewelry sector managing that? हम इस वक्त एक बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं बिकॉज ऑफ G7 सैंक्शन ऑन रशियन डायमंड। वो रफ डायमंड जो अल्रोजा से इंडिया में आता था उसमें रुकावट आई है, मगर बाकी कंट्री से DBS है, अफ्रीकन कंट्रीज है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है, वहाँ से सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है। तो वो जो गैप है रशिया का पूरा करने के लिए अदर माइनस थोड़ा मार्केट भी स्लो है, तो अभी एट प्रेजेंट उसका इम्पैक्ट बहुत नहीं आया है, आने वाले समय में आ सकता है सप्लाई के लिए। सो सर एक और चीज़, सिंस रॉ मटेरियल आपने हमारी स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में यू हैड मेंशन्ड अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल and the fact that this is more of a trust based industry. So what kind of trust are we looking at when we talk about people having trust in each other or people having trust in the government? What trust are we talking about? So I will take you 50 years back. We have started this diamond business from Javeri Bazaar. If you know the South Bombay, there is one street called Danji Street. Few diamond here, हमारे नॉर्थ गुजरात में शहर है पालनपुर, वहाँ से कुछ लोगों ने आके यहाँ डायमंड का बिजनेस शुरू किया। 5-10 परिवार से 50 परिवार आए, 100 परिवार आए। आज जो सूरत में आप मैन्युफैक्चरिंग का हब जो देख रहे हैं वो सौराष्ट्र से लोग आए। वो देवर वेरी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी और वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत माहिर थे। उन्होंने इट वॉज ए ग्रेट कॉम्बो बिटवीन काठियावाड़ीज एंड पालनपुरीज। देवर गुड इन स्किल। तो मैन्युफैक्चरिंग वो लोग देखते थे, ट्रेडिंग बिजनेस और एक्सपोर्ट ये पालनपुरी लोग देखते थे। एक छोटी सी कम्युनिटी ने शुभारंभ करके, और आज ये दोनों कम्युनिटी में बहुत ही अच्छा तालमेल है और दोनों कम्युनिटी ने ग्रो किया। जो पहले आज से 30-40 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग जॉब वर्क करते थे, वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके आज डायमंड इंडस्ट्री में टॉप 10 में 5 सौराष्ट्र के लोग हैं। और आने वाले समय में ये ऑफकोर्स ये जो बिजनेस है डायमंड का, आई कैन से प्राउडली that it is run by Gujaratis. Hardly 2-3% are Marwadis are there from Rajasthan, but mainly, but जो हमारा वर्कफोर्स है गुजरात में, वहाँ पर आपको पूरे इंडिया का दर्शन होएगा। हमारे कोई भी फैक्ट्री आप विजिट करोगे तो वहाँ आंध्र के लोग मिलेंगे, तमिलनाडु के मिलेंगे, पंजाब के मिलेंगे, जम्मू कश्मीर से मिलेंगे। सो वी गिव दिस जॉब वर्क टू विदाउट सीइंग एनी कास्ट। सर ये तो बात हो गई गुजरात की। When we talk about Maharashtra, and since we are sitting right now in Mumbai and this is Bharat Diamond Bourse, what is the workforce like, you know, what is it exactly like? Because when we talk about, you spoke about how the Kathiawadis and the Palampuris, they were the ones who initiated this business here and they have grown it. But what about the locals? So what is it like? Like what is the combination? See, मैं बताऊँ, अब भारत डायमंड बोर्स में रोज 45-50 हज़ार लोग आ रहे हैं। नो डाउट दिस इंडस्ट्री इज रन बाय गुजरातीज, बट हमने एक सर्वे किया था जिसमें ये पता चला कि 68% इस कॉम्प्लेक्स में महाराष्ट्रियन है। तो जो लोकल है उनको रोज़गार पूरा मिल रहा है यहाँ पर। और हमारी सोच भी ये है कि जो लोकल है मुंबई करे उनको काम मिलना चाहिए।
हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको एक 25 एकड़ का लैंड दिया है न्यू बॉम्बे मापे में, जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी पार्क बनने जा रहा है। 1 लाख नए रोजगार उपलब्ध होंगे। और हमारी महाराष्ट्र सरकार की भी इच्छा है कि सबसे पहले लोकल लोगों को यहाँ से प्रदेश छोड़ के बाहर काम रोजगार ढूंढने नहीं जाना पड़े। उसके लिए पहली कोशिश रहेगी कि हम लोकल लोगों को पहले काम वहाँ देंगे। तो सर आपने बताया कि वहाँ पर भी ये एक नया हब खुल रहा है एंड लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। नाउ कमिंग टू दिस स्पेस अगेन, लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो आपने किस तरीके का एक वर्क फोर्स में डिफरेंस देखा है? मतलब पिछले अगर हम लास्ट 20 ईयर्स 10 ईयर्स 5 ईयर्स की बात करें तो किस तरीके के चेंजेस आपने देखे हैं एंड हाउ फास्ट इज दिस लैंडस्केप चेंजिंग? मुंबई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन। ज़्यादा करके लोग जो फार सबब से आते हैं लोकल ट्रेन से आते हैं, फिर यहाँ बांद्रा स्टेशन से भारत डायमंड बुर्स ने भी कुछ बस की व्यवस्था की है, बेस की भी बस अवेलेबल है, ऑटो रिक्शा से भी लोग आते हैं। मगर ये हैसल फ्री नहीं है। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि ट्रैवलिंग इज़ डिफ़िकल्ट। जो लोग खास करके जो महिला वर्ग है 2-2.5 घंटे पहले दूरी से आती है, उनको ट्रेन में भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है, फिर उतरने के बाद बस में भी गिरती रहती है, तो हैसल फ्री ट्रैवलिंग नहीं है। मगर अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम मुंबई में देख रहे हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ शॉर्ट टाइम। आई बिलीव by the end of 2027 Mumbai will have a metro network of 320 kilometers. सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। यू नो मेट्रोज आर फुली एयर कंडीशन, तो एक तो समय का बचत होएगा। जो लोग आज 2-2.5 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं उनको आधे घंटे, आज अभी रिसेंटली लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ बीकेसी से अंधेरी का मेट्रो का ओपनिंग किया। तो आज बीकेसी से अंधेरी शिप्स जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पर, वो जाने में 20 मिनट लग रहा है। मैं उसी पे आ रही थी एक्चुअली कि क्या डिफरेंस आपने देखा है अभी सिंस रीसेंट इनॉग्रेशन था, बट एक मेट्रो क्या डिफरेंस ला रही है इस कनेक्टिविटी में? बिकॉज बीकेसी एज वी नो सारे ऑफिसेस इधर हैं, सब कुछ इधर है, तो एंड लोग काफी दूर दूर से आते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइक यू नो इमीडिएट चेंज हैव यू नोटिस्ड? मैं बताता हूँ, अगर ये मेट्रो 2027-26 तक सारी 320 किलोमीटर की नेटवर्क शुरू हो जाएगी, कोस्टल रोड पूरा हो जाएगा, मुंबई विल बी द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू ट्रैवल। ओके, सो ट्रैवलिंग पर्सपेक्टिव से आपने बताया कि मुंबई is looking forward to becoming one of the best cities in the world. Sir, let me come to bullet train for that matter, क्योंकि एक ट्रेन की कनेक्टिविटी है. So when we talk about connecting Mumbai with Gujarat, how do you see the bullet train project help the jewelry industry? हमारे बिजनेस को तो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन हमारे भारत डायमंड बुर्स के बहुत नज़दीक है, और वहाँ पर भी जो सूरत में स्टेशन बनने जा रहा है वो सूरत डायमंड बुर्स से नज़दीक है, तो ट्रैवलिंग टाइम विल बी 1 आवर। आप सोच सकते हो हमें बिजनेस के लिए जाना है, सुबह 7 बजे की बुलेट ट्रेन पकड़ी, 8 बजे 8:30 बजे हम सूरत डायमंड बुर्स में होंगे। सूरत डायमंड बुर्स के जो लोगों को मुंबई में बिजनेस के लिए आना है वो 1 घंटे में मुंबई आएगा। इट विल बी लाइक ए लोकल ट्रैवलिंग, इट विल बी ए ट्विन सिटी। जैसे आप हैदराबाद सिकंदराबाद कनेक्टेड है ना, वैसा मुंबई सूरत हो जाएगा बुलेट ट्रेन के बाद। सर, सो वो 1 घंटा अगर आप बता रहे हैं कि ट्रैवल में लगना है, कैन यू एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स what kind of larger impact are we looking at when we talk about travel becoming seamless for traders जो इधर से जा रहे हैं उधर, उधर से इधर? सो ये किस तरीके का एक चेन इफेक्ट लाएगा, तो आप थोड़ा बता सकते हैं? देखो, हमारा ये जो बिजनेस है ना, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोकरों का हार्डवर्क से होता है। आई कैन गिव यू एग्जांपल। जहाँ पर आप बैठिए, मुझे कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर है और कोई पर्टिकुलर डिमांड है, तो वी प्लेस इट टू द ब्रोकर। वो ब्रोकर जाके जिसके पास वो अवेलेबिलिटी वो लेके आता है। जब सूरत और मुंबई की कनेक्टिविटी बुलेट ट्रेन से हो जाएगी, और हमारा जब ऑर्डर टुडे वी आर वर्किंग ऑन व्हाट्सअप, एक व्हाट्सअप गया कि मुझे ये डिमांड है, 10 ब्रोकर लग जाते हैं, तो सूरत से भी आने में 1 घंटा लगता है, तो गुड्स की अवेलेबिलिटी आसान हो जाएगी। मुझे कुछ सेल्स करने के लिए सूरत भेजना है तो वो आसान हो जाएगा। सो ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी आएगा। सर, गुड्स की अवेलेबिलिटी एंड इसकी बात की आपने, चलिए आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डू यू थिंक इट हैज इम्प्रूव्ड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स? I don't have words to describe that.
वी हैव सीन पीरियड ऑफ 2000 बिफोर 2014, जब इनकम टैक्स में फेसलेस नहीं था, कितनी सारी कठिनाई थी, स्क्रूटनीज होती थी, सर्च आती थी, ऑफिसर आके तंग करते थे. Was that common in this? That was common in every industry, but after being this seamless, faceless, अभी मेरा जो अकाउंट्स है वो कौन ऑपरेट कर रहा है मुझे नहीं मालूम है. वो इनकम टैक्स के ऑफिसर को वो नहीं मालूम है. स्मितल जेम्स, माई कंपनीज नेम इज स्मितल जेम्स, वो कहाँ बैठते हैं. सब कुछ फेसलेस हो गया. तो मैंने तो 2014 के बाद, इफ़ आई टॉक अबाउट माई इंडस्ट्री, कोई भी जात की कठिनाई नहीं है. नया जो जनरेशन है वो भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट का साथ देवे, देश की प्रगति में साथ देवे. लोग ईमानदारी से टैक्स भरने लगे हैं. नए जनरेशन को वो जो पुराने ज़माने का चिट्ठी विट्ठी करके 2 नंबर का जो बिजनेस था उसमें इंटरेस्ट नहीं है. दे डोंट अंडरस्टैंड. डिजिटल वर्ल्ड हो गया, उनको वो पेपर से लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आता है. तो जो नया जनरेशन पढ़े लिखे, अभी जो हमारा जो नया जनरेशन है, सारे हार्वर्ड और वहाँ से पढ़ के आते हैं, उनको ईमानदारी से देश का साथ देना है, ईमानदारी से लोग टैक्स भर रहे हैं. और उस परिणाम स्वरूप आज 2014 के बाद मैं 2024 में आपसे बात कर रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं इस इंडस्ट्री को. गवर्नमेंट का एक रवैया है, आप 2 कदम चलो, हम 4 कदम चलो. आप ईमानदारी से काम करो, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे. और ये हमने देखा है भारत डायमंड बुल्स में. सर, सिंस आपने रिफॉर्म्स की बात बताई एंड यू स्पोक अबाउट हाउ फेसलेस income tax and all of that has eased doing business for you. So when we talk about the trust that traders can have in a government, how important is this relationship to work, that the trading community, your business community, they can have trust in the government? कितना important है ये? मैंने आपको बताया 2014 के बाद ये ट्रस्ट की वजह से तो इतना इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. गवर्नमेंट ने पहले हमेशा बिजनेसमैन को दुश्मन नहीं समझा है. जो हाल के हमारे प्रधानमंत्री, उनकी सोच है, अगर देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ बिजनेसमैन. और जो रवैया पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ इस गवर्नमेंट का, मैं ये नहीं कहना चाहता कि प्रीवियस गवर्नमेंट बिजनेसमैन की दुश्मन थी, बट जितना सपोर्ट इस गवर्नमेंट से मिल रहा है, वो जितना फ्रेंडली और बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज़ जो बन रही है इस गवर्नमेंट में, इनकम टैक्स मैंने आपको एक उदाहरण दिया, वैसे ही मैं अभी आपको रिसेंटली महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ. वी आर कमिंग अप विथ ए ज्वेलरी पार्क इन 25 acres. द लैंड इज गिवन बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट. इन दोज डेज, इन 2018 वी गॉट दिस लैंड बाय द एंड ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ देवेंद्र फडणवीस. दोज डेज ही वाज द चीफ मिनिस्टर. उनकी सोच थी कि ये सेक्टर महाराष्ट्र में कैसे फले फूले, महाराष्ट्र के लोगों को कैसे काम मिले. और हमने एक प्रस्ताव रखा कि सर, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में जो यहाँ पर बोईवाड़ा से लेके दहीसर, मलाड, विलेपार्ले में छोटे छोटे फैक्ट्रीज है, उसको अगर हम अंडर वन रूफ लावे तो इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होएगा और महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार मिलेगा. और आपको मुझे बताते हुए हर्ष के साथ कह सकता हूँ, it was somewhere in March 2018, मेरी जनरल डिस्कशन हो रही थी मुख्यमंत्री साहब के साथ, और उन्होंने 2 महीने में हमको लैंड दिया. 2 महीने में बोला आप लैंड लो, यहाँ ज्वेलरी पार्क बनाओ और महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए. और बहुत जल्दी ये पार्क तैयार हो जाएगा. और इस पार्क में जो रोजगार की संभावना है, जो वर्कफोर्स लगेगा, वो 1 लाख से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होने वाले हैं. तो दूसरी सोच थी, तो हाल ही में हमने अंधेरी सिप्स में एक बिल्डिंग बनाया हमारे ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के प्रयासों से, जिसमें भारत सरकार से हमको 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है. 1 लाख स्क्वायर फीट का 6 फ्लोर बिल्डिंग अंधेरी सिप्स में तैयार है. बिल्डिंग का नाम है भारत रत्नम. पिछले 5-6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री के हाथ से उनका इनॉग्रेशन हुआ. वहाँ जो नए लड़के लड़कियाँ इस सेक्टर में आना चाहती है, जो सीखना चाहती है, क्राफ्टिंग होवे, पॉलिशिंग होवे, ज्वेलरी रिलेटेड जो भी कोर्स सीखना चाहती है, वो सीख रहे हैं वहाँ पर. और वो सबसे खुशी की बात है कि इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि जितने भी वहाँ पर स्किल में काम करने वाले लोग तैयार होते हैं, उनको इमीडिएटली जॉब मिलती है, इमीडिएटली. सर, स्किल्ड वर्कफोर्स, सिंस आपने इस भारत रत्नम के बारे में हमें बताया, स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, बढ़ावा दे रही है मोदी सरकार. सो इफ़ वी लुक एट
यूथ के मन में हमेशा ये रहता है बिफोर जॉइनिंग एनी इंडस्ट्री, हमें ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, हम नौकरी कैसे पाएंगे। इवन इफ जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बट लोग यंगस्टर्स में ये रहेगा क्वेश्चन कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इंडस्ट्री, कैसे जॉब्स पा सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को कहाँ से एड्रेस किया जा सकता है? मैंने भारत रत्न में एक एग्जाम्पल दिया। उसके अलावा हम लोग एक स्कूल चलाते हैं जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम एंड ज्वेलरी। वो भी स्कूल अंधेरी में, पूरा बिल्डिंग है हमारा। 2016 to 21 उसी इंस्टीट्यूट का मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। मेरे टेन्योर के दरम्यान मैं आपको बताता हूँ कि 7,000 स्टूडेंट तैयार हुए, और हमारे पास डेटा है वो 7,000 स्टूडेंट अब इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो मिनिमम सैलरी दे आर ड्रॉइंग इज 35,000, और जिनके पास ज़्यादा स्किल है, जो विदेश में चले गए या बड़ी तनिष्क जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 2 लाख से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और 100% जॉब गारंटी। ये इंस्टीट्यूट आज हमारे पास जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट तैयार होते हैं उसकी डिमांड बहुत अधिक है, तो कोई भी जॉबलेस नहीं रहता है। जो आता है उनको जॉब मिलती है। सर, सिंस ये आपने बताया काफ़ी सारी जगहों पर है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मुंबई, सारा ये मार्केट, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, ये सब मुंबई में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा या अदरवाइज लाइक यू नो इट विल एक्सपैंड इन अदर प्लेसेस इन महाराष्ट्र? अभी तक सिर्फ मुंबई में ही था। हाल ही में हमने महाराष्ट्र के रूरल एरिया से भी यूथ इसमें कनेक्ट हो गए। ये महाराष्ट्र सरकारी की भी सोच थी, जीजेपीसी की भी सोच थी। तो हाल ही में हमने हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी स्कूल की शुभारंभ रत्नागिरी में किया। बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। हमारे जो महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर से उदय सामंत की रिक्वेस्ट से हमने वहाँ स्कूल शुरू किया है। तो रत्नागिरी के जो ये नए यूथ, यंग लड़का लड़की जिनको इस सेक्टर में इंटरेस्ट है, वो तैयार होंगे, यहाँ पर मुंबई में आके काम करेंगे, गुजरात जा सकते हैं। जहाँ पर भी जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में उनकी आवश्यकता होगी उनको जॉब मिलेगी। तो सर जॉन, ये सिर्फ एक पहल है। आने वाले दिनों में अगर सेक्टर में डिमांड बढ़ती रहेगी तो हम रायगढ़ में, विदर्भ में, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में ये स्कूल खोलने जा रहे हैं। ओके सर, सो व्हाट अबाउट द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट? जब इतने वर्कफोर्स ट्रेन हो रही है नए स्किल्स एक्वायर करके, तो ऐसा है कि मतलब जाकर वो अपने स्टार्टअप कोई स्टार्ट कर रहा है या कोई अपना बिजनेस लगा रहा है कहीं पे? एक सर्वे ये बता रहा है कि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, स्पेशली डोमेस्टिक, आज आप देखोगे तो पिछले 3-4 महीने से आदित्य बिरला ग्रुप ने भी इस सेक्टर में एंट्री लिया। पहले तनिष्क था, तनिष्क की नंबर 1 टुडे। मलबार गोल्ड है केरला से, जोया लुकास है, कल्याण है, बहुत सारे बड़े प्लेयर है। मलबार गोल्ड के 360 शोरूम्स है, डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड वाइड। वैसे भी बाकी जो जिनका नाम लिया, कल्याण वगैरह का 150-200 शोरूम है। आदित्य बिरला ग्रुप का भी 100 शोरूम का प्लान है। वो इस सेक्टर में क्या संभावना है वो स्टडी करके वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। रिलायंस भी है। तो कॉरपोरेट जगत का इस सेक्टर पर रुचि लेना यही दर्शाता है कि आने वाले समय में इस जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में कितनी बड़ी संभावना है। और मैं आपको बताते हूँ, जब वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत कठिन समय से पसार हो रही है, मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ जियो पोलिटिकल सिचुएशन हमारे एक्सपोर्ट में कुछ गिरावट आई है, उसी समय हमने 20% से अधिक डोमेस्टिक में ग्रोथ देखा है। आज इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट 20% ग्रोथ से चल रहा है। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये 20% की ग्रोथ देखी जा सकती थी या नहीं? व्हाट डू यू हैव टू से? इसका उत्तम उदाहरण दूंगा, गवर्नमेंट की एक सोच। आज से बीइंग ए लेडी, आपने भी कभी अपने घर के लिए या मम्मी के लिए कुछ ना कुछ गोल्ड ज्वेलरी खरीदा होगा। आज से 10-20 साल पहले आप एक स्मॉल टाउन से या कहीं से भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदते थे, और बाद में जब 10-20 साल के बाद उसको रिप्लेस करके नया कुछ खरीदना या बेचने जाते तो बहुत सारे लोगों का अनुभव रहा है कि हमने पेमेंट किया था 22 कैरेट या 24 कैरेट का, निकला 16 कैरेट, 16 टच। ये कॉमन इश्यू था अक्रॉस इंडिया। और हमारी बहुत सारी गृहिणी जो अपनी पाई बचा के अपनी बेटी के भविष्य के लिए या अपने लिए जो भी खरीदती थी उसकी रीसेल वैल्यू नहीं आती थी, क्योंकि वो 22 कैरेट का पैसा दे रही थी और जब बेचने जाती तो 16। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉल मार्किंग कंपलसरी किया, और हॉल मार्किंग कंपलसरी होने के बाद आज हिंदुस्तान का एक भी ग्राहक चीट नहीं हो रहा है। अगर आप 24 कैरेट का पैसा दे रहे हो तो 24 कैरेट ही मिल रहा है, 22 टच का दे रहे हो तो 22 टच ही मिल रहा है, 18 टच दे। ये हॉल मार्किंग बहुत बड़ा पेचीदा विषय था। मैं बताऊं आपको, उसमें मैं इन्वॉल्व था। जब हॉल मार्किंग
कंपलसरी करने का गवर्नमेंट का ख्याल आया। आदरणीय हमारे मंत्री जी पीयूष गोयल ने उसमें बहुत ही इनिशिएटिव लिया और बहुत सारे स्मॉल टाउन से छोटे टाउन से ज्वेलर्स का बहुत सारा विरोध हुआ कि ये कंपलसरी होना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हॉल मार्किंग सेंटर नहीं है, कहाँ जाएंगे, और ये तो इसमें गवर्नमेंट की दखल आएगी, वापस वही लाइसेंस आ जाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले आके परेशान करेंगे, करप्शन बढ़ेगा। बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारा विरोध। हमारी गवर्नमेंट की सोच थी, इतने विरोध के बावजूद उनकी सोच थी कि हॉल मार्किंग होने के बाद गृहिणी को अपने जो पैसा खर्च कर रही है उसकी सही कीमत मिले, उसके लिए गवर्नमेंट मक्कम रही और आज हॉल मार्किंग से पूरा हिंदुस्तान खुश है। पूरा तो आपके हिसाब से ये एक काफी बड़ा स्टेप था जो गवर्नमेंट ने लिया। बहुत बड़ा स्टेप, बहुत बड़ा स्टेप। और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की ये बिजनेस के लिए क्लियर सोच रही है कि जो भी इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हमारे भागीदार है उनको हम दुश्मन नहीं देखेंगे, दे आर पार्टनर। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैंने उनको सुना है कि दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द पार्टनरशिप ऑफ बिजनेसमैन। तो आज आप पूरे हिंदुस्तान में देखोगे तो जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, आप नए यंगस्टर आ रहे हैं, स्टार्टअप देख लो, मेक इन इंडिया देख लो, मैंने आप हमारे सेक्टर की बात करो, आप टेक्सटाइल देख लो, इंजीनियरिंग देख लो, सारे सेक्टर में गवर्नमेंट का सहयोग बहुत भरपूर मात्रा में मिल रहा है, बड़ी ईमानदारी से मिल रहा है। और परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि बिजनेस कम्युनिटी भी उतना ही साथ गवर्नमेंट को दे रही है। वो दौर चला गया, बेईमानी का दौर चला गया, बिजनेसमैन भी ईमानदारी से गवर्नमेंट का साथ दे रही है। सर, आपने इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में यू हैड मेंशन्ड अबाउट लैब ग्रोन डायमंड्स, सो नाउ we will discuss this. What about the support to the lab grown diamonds? Because Make in India initiative ke under, the government is trying to promote that. So here in Bharat Diamond Bourse and across the country, what kind of growth are you seeing in this sector? Plus, what is the interest of the public in lab grown diamonds? If you can tell us a little bit about it. से मैं बताऊं, अभी जो नए जनरेशन है, डिजिटल इंडिया हो गया, और पहले दूर गांव में प्रिंट मीडिया भी नहीं पहुंच सकती, आज हमारे मोबाइल से इंडिया कनेक्ट है। दूर यहाँ से हज़ारों माइल दूर नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से टाउन में भी मुंबई में क्या चल रहा है वो मोबाइल से देख सकते हैं। तो एक यंगस्टर जो है, नया जनरेशन है, और गृहिणी का हमेशा डायमंड के प्रति आकर्षण रहा। डायमंड्स आर फॉर एवर, मगर वो अफोर्डेबल नहीं था, नेचुरल डायमंड इतना एक्सपेंसिव था। तो एक सामान्य गृहिणी या मिडिल क्लास वही सोचते थे ये दिस डायमंड इज फॉर रिच पीपल। लैब-ग्रोन आने से ये जो भ्रमणा थी वो टूटी। आज एक सामान्य गृहिणी, एक कॉलेज की गर्ल $100 मतलब 7-8 हज़ार 10 हज़ार में 1 कैरेट डायमंड की रिंग बना सकती है। तो बहुत सारे लाखों यंगस्टर का स्वप्न पूरे होने जा रहा है। 140 करोड़ का देश है, इतनी बड़ी मार्केट है। तो लैब-ग्रोन नेचुरल डायमंड को मैं इसको कंपटीशन नहीं देख रहा हूँ, एक डिफरेंट प्रोडक्ट है और वो चलेगा। सर, गवर्नमेंट क्यों पुश कर रही है इस चीज़ के लिए? लाइक मेक इन इंडिया के अंदर अगर हम लैब ग्रोन डायमंड्स बनाएंगे इंडिया में, what kind of role do you think it will play at a global stage? Because when we talk about diamond industry concentrated in Belgium and Israel and Russian diamonds, हमने इस बारे में बात की थी, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड से क्या हो सकता है? What are the possibilities for India? मैं आपको बताऊं कि लैब ग्रोन डायमंड का जितना ग्रो इंडिया में होएगा उसमें सिर्फ पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे प्लांट अभी सोलर से भी चल रहे हैं। देयर इज नो अदर मैकेनिज्म, ओनली पावर चाहिए, मशीन आता है, अंदर ग्रो होता है। उससे इंडिया में नए वर्कफोर्स कितना तैयार होगा आप अंदाज लगा सकते हो। हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग है ना नेचुरल डायमंड का, उसके साथ साथ सेम प्रोसेस है लैब ग्रोन डायमंड में भी। तो एक नया वर्कफोर्स तैयार होएगा, एक नई मार्केट तैयार हो रही है। आज यूएस में भी लैब ग्रोन मार्केट की डिमांड, लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड है। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे देश भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल डायमंड। नेचुरल डायमंड अपनी जगह है, लैब ग्रोन डायमंड अपनी जगह है। ये अफोर्डेबल है, बहुत सस्ता है, कोई भी खरीद सकता है। तो सर, दुनिया में डिमांड इसकी बढ़ाने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब डिमांड होगी तभी सप्लाई की जाएगी, तो व्हाट काइंड ऑफ डिमांड इज इंडिया ट्राइंग टू क्रिएट? मतलब व्हाट इज, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। जैसे बहुत सारे शहर में अभी लैब ग्रोन डायमंड के, स्पेशली लैब ग्रोन डायमंड के शोरूम खुल रहे हैं, ओनली लैब ग्रोन डायमंड।
जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका लिमिटेड बजट है, वो जाके लैब-ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। और बहुत सारे आने वाले दिनों में बड़े प्लेयर भी आ रहे हैं लैब-ग्रोन डायमंड में। तो सर कोई ऐसी पर्टिकुलर कंट्री जिससे डिमांड ज़्यादा आई हो लैब ग्रोन डायमंड्स की? यूएस, यूएस में सबसे ज़्यादा है यूएस में सबसे ज़्यादा है। एंड इंडिया इज ट्राइंग टू गेट टू दैट मार्केट। सो इंडिया ट्राइंग टू गेट, बट स्लोली पिकअप हो रहा है, हाँ, पिकअप हो रहा है। all right. Sir, so since we have covered a lot of topics, what other support is the government trying to provide to this sector? या मतलब ओवरऑल आपने देखा होगा वेरियस सेक्टर्स है, तो क्या सपोर्ट आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म बीइंग ए वाइस चेयरमैन ऑफ जेजेपीसी, मैंने प्रधानमंत्री को सुना है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी को सुना है, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष भाई को सुना है। उनका मानना है कि अगर 2027 में 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ डायमंड ज्वेलरी सेक्टर। तो संभवित सभी मदद हमको गवर्नमेंट से मिल रही है। सो ये रैपिडली एडवांस होता हुआ सेक्टर है। सर, कमिंग टू अ स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक नाउ, ओवर द इयर्स किस तरीके का आपने यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन, सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि सिंस हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट ही ट्रस्ट बेस्ड उस पर किया था कि ट्रस्ट वाली इंडस्ट्री है वेयर पीपल entirely ट्रस्ट पे वो करते हैं। हाउ हैव यू सीन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एडवांस इन दिस एरा? आपसे ही पूछूंगा, आप जब यहाँ पर आई तो आपको एक बारकोड यूज़ करके स्कैन करके आना पड़ा होगा। भारत डायमंड बुर्स इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेस इन इंडिया। मैं आपको यहाँ 2010 में ये भारत डायमंड बुर्स की स्थापना हुई। हमारे पास 4000 से अधिक कैमरा है यहाँ पर, हाई फ्रिक्वेंसी। हमारे छोटे छोटे ब्रोकर जो है, जिनके पास ऑफिस नहीं है, दफ्तर नहीं है, वो अपनी जेब में डायमंड का पैकेट लेके एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में ट्रेन पकड़नी है, दूसरे ऑफिस में जाना है, जल्दबाजी में वो जेब से गिरा देते हैं। 2010 से 2024 तक ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट बने। वैल्यू बोलूँगा मैं आपको तो आप सरप्राइज हो जाओगी। 50 करोड़ रुपए से अधिक डायमंड के पैकेट रास्ते से गिरे हुए हमारे सिक्योरिटी वालों ने उठा के उसके असली मालिक को पहुंचाया। दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी लेवल वी हैव इन भारत डायमंड बुर्स। सर, ये तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया इस कॉम्प्लेक्स तक। व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर सिटी और द एंटायर स्टेट और मे बी द एंटायर कंट्री, हाउ हैव यू सीन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिचुएशन इवॉल्व? 26/11 हुआ मुंबई में, पूरा देश हिल गया था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आए। आपने देखा मुंबई में भी एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। तो सड़क के उस पार जो दहशतगर्द बैठे हैं उनमें एक डर का माहौल है कि अभी आसानी से नहीं लिया जाएगा। और हमारा सिक्योरिटी फोर्स भी बहुत एडवांस हो गया है, और उसके लिए तो मुंबई में एक भी 26/11 के बाद एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, न छोटा सा बम ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पर तो अंडरवर्ल्ड एक्टिविटी भी पहले थी 2000 के टाइम में, वो भी खत्म हो गई। उसका सर इम्पैक्ट क्या रहता था? सपोज मतलब सिंस आपने अंडरवर्ल्ड की बात कर दी, तो ओवरऑल ये एक सेक्टर है जहाँ पे लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ मनी गोइंग इन एंड आउट एवरी सिंगल डे। तो क्या माहौल रहता था, थोड़ा सा उस बारे में? वो एक समय था 98 to 2000 का। अंडरवर्ल्ड वाज ऑन पिक। कोई जैसे कि दे वर टारगेटिंग ओनली 2 सेक्टर, फिल्म एंड डायमंड, जहाँ पर पैसा दिखता है इन रियल एस्टेट। कोई बड़ी शादी होती थी तो वो उनके सोर्स से ढूंढ लेते थे, उनको फ़ोन आ जाता था हमको पैसा दो। कोई लेविस गाड़ी लेता है, कोई लेविस घर ले रहा है। वो एक बहुत ही डरावना माहौल था। मगर फॉर्चुनेटली उन दिनों में भी मैं, इफ़ आई रिमेंबर, आई विल गिव यू द नेम, जॉइंट कमिश्नर डी शिवानंद टुक चार्ज एज जॉइंट कमिश्नर क्राइम। और उन दिनों में हमारे गृह मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे जी। उन्होंने एक मीटिंग करके गोपीनाथ मुंडे जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि सर मुझे आप फ्री हैंड दो, यहाँ से सैकड़ों माइल दूर बैठा कोई एक व्यक्ति कराची से, मलेशिया से और दुबई से फ़ोन करके हमारे बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन मनी ले रहा है, ये मुझसे सहन नहीं होता है। तो गृह मंत्री जी ने पूछा आप क्या करना चाहते हो? कि आप मुझे फ्री हैंड दो, मैं आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड से मुक्त करके दूंगा। और उस दरम्यान उन्होंने अपने टेनर के दरम्यान 400 से अधिक एनकाउंटर हुए, पूरे अंडरवर्ल्ड को मुंबई से साफ कर दिया। आज मुंबई भयमुक्त है, भयमुक्त है।
समवेयर और दी अदर यही जो मनी था जो एक्सटॉर्ट किया जाता था डायमंड ट्रेडर्स से, यही समवेयर टेरर फंडिंग के लिए भी यूज होता बिल्कुल डेफिनेटली, बिकॉज ये जो हो रहा था टेररिस्ट एक्टिविटी, वो एज यू आर अवेयर दैट ऑल दिस ऑपरेटर्स वर फ्रॉम कराची एंड दुबई. So all of that is handled now. So safe place to do business. Absolutely safe. What has been the importance of all of these agreements that India has forged in the recent years? आपने देखा होगा G7 summit हो या G20 summit हो या various agreement I2U2 हो, SEPA हो, तो ये सारे जो trade agreements India has been signing with various nations. So how do you see that playing a role in expanding trade when it comes to gems and jewelry? फॉर्चुनेटली हमारे कॉमर्स मंत्री खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उनकी समझ इतनी गहरी है कि जिस कंट्री के साथ भी ये सेपा हुआ है ना, एंड ऑफ द डे द फिगर स्पीक्स. सब कंट्री में इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, सब कंट्री में, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो, जेम एंड ज्वेलरी हो, टेक्सटाइल हो, एक पूरा स्टडी करके वो सेपा कर रहे हैं. हाल ही में वो ऑस्ट्रेलिया जाके आए, अभी ब्रिटेन के साथ भी सेपा की तैयारी में, मतलब फाइनल स्टेज में बात चल रही है. तो सेपा से बहुत सारा फायदा हुआ है, बहुत सारा. सर सेपा तो वन ऑफ द अग्रीमेंट्स हो गया, लेकिन ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हम देखते हैं काफ़ी इमेजेस आती हैं व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी गोज टू वेरियस कंट्रीज एंड देयर आर न्यूअर ट्रेड अग्रीमेंट्स. ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ट्रेड अग्रीमेंट की बात है, यूके के साथ भी ट्रेड अग्रीमेंट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. इसका मतलब क्या रोल आप देखते हैं कि ये जो नए नए ट्रेड अलायंसेस हैं जो अभी की इंडियन गवर्नमेंट बना रही है बाकी देशों के साथ, क्या लगता है आपको, क्या इम्पोर्टेंस है? अगर एक कॉमन आदमी समझना चाहे, क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये सब सारे इनिशिएटिव से दुनिया ये नज़र से इंडिया को देख रही है कि सबसे सेफ प्लेस है अगर बिजनेस के लिए, तो आज इंडिया है. आपने देखा होगा कितना सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है. अभी तो आप बहुत जल्दी हमारे पास टेस्ला भी आ रहा है, फाइनल राउंड में बातचीत चल रही है. तो आज दुनिया के सारे देश हिंदुस्तान को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, सेफ एनवायरनमेंट देख रहे हैं, सिक्योर एनवायरनमेंट देख रहे हैं, स्टेबल गवर्नमेंट देख रहे हैं, और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी देख रहे हैं. तो एक जो आकर्षण इस गवर्नमेंट ने पैदा किया है पिछले 10 सालों में, उसके फलस्वरूप दुनिया भर से लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. सर महाराष्ट्र का क्या रोल रहेगा इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में? कुछ लोगों ने ये बात फैलाई थी कि महाराष्ट्र से इंडस्ट्री बाहर जा रही है. मैं इस बात से ज़रा भी सहमत नहीं हूँ. आज भी अगर आप फिगर्स चेक करोगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 है, और महाराष्ट्र हमेशा देश की कॉमर्शियल राजधानी रही है. और यहाँ पर जो लोग भी सत्ता में, आप प्रेसिडेंट एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, और ये जो महाराष्ट्र का नंबर 1 का स्थान है वो किसी की हिम्मत पर भी जाने नहीं देंगे. उसके लिए जो भी संभावित प्रयास है गवर्नमेंट की तरफ से बार बार हमको मिलता रहा है. और आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे कंपेयर टू द अदर सिटीज़, लाइक मुंबई को आप चेन्नई से, दिल्ली से, या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से कंपेयर करोगे, इस गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र को इंफ्रास्ट्रक्चर के जितना पैसा दिया है वो किसी भी गवर्नमेंट ने दिया. 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम मुंबई में चल रहे हैं. आपने अटल सेतु ट्रैवल किया जी? 2-2.5 घंटा लगता था, 22 मिनट में अटल सेतु से हम प्रवास कर रहे हैं. नागपुर मुंबई समृद्धि मार्ग देखा आपने, 12, 13, 14, 16 घंटे लगते थे, अच्छे 8 घंटे में नागपुर से मुंबई आएंगे. कोस्टल रोड देखा आपने, साउथ बॉम्बे में रहने वाले लोग जो पीक आवर्स में 1.5 घंटे में ये हम 12 डायमंड बुर्स आते थे, वो आज आधे घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं. तो महाराष्ट्र का एक चार्म है, स्पेशली उसमें भी मुंबई. तो आफ्टर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जब कंप्लीट हो जाएंगे, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया आपको कि 320 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क, कोस्टल रोड, न्यू बॉम्बे में नया एयरपोर्ट, ये सब और बहुत जल्द होने वाला है, 2 या 3 साल में सब कंप्लीट होने वाला है. तो मुंबई और महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था का अग्रिम हिस्सा रहेगा, और ये जो नंबर 1 का स्थान महाराष्ट्र है कभी नहीं छोड़ेगा. All right. I think we had a very good discussion, sir, and thank you so much for joining us on our podcast today. So that was all. We will be back with yet another guest in our next episode. Thank you so much, sir. Thank you, Richard.